महाजनपद और मगध। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम लोग जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे महाजनपद काल और मगध का उदय के बारे में। जितने भी विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में महाजनपद काल और मगध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका सारा विश्लेषण, उसका सारा हल है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाजनपद काल को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन पर वज्जी संघ में गणतंत्र था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, साथ ही जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है। इस 16 महाजनपदों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसकी राजधानी कहाँ थी, साथ ही साथ अभी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, उसका सारा चर्चा करेंगे। जनपद काल में ही भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। 516 ईसा पूर्व में ईरान का शासक डेरियस ने किया था। ईरान का पुराना नाम फारस है। आइए अब जानते हैं महाजनपद काल, उसकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे कौन है। अंग महाजनपद, राजधानी चंपा, वर्तमान क्षेत्र भागलपुर मुंगेर। मगध की राजधानी गिरिविज या राजगिरी, वर्तमान क्षेत्र पटना गया। काशी, राजधानी वाराणसी, वर्तमान क्षेत्र वाराणसी। वत्स, राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान क्षेत्र इलाहाबाद प्रयागराज। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, वर्तमान क्षेत्र मुजफ्फरपुर दरभंगा। कौशल, राजधानी श्रावस्ती, वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद अयोध्या। अवंती, राजधानी उज्जैन महेशमती, वर्तमान क्षेत्र मालवा। मल्य, राजधानी कुशावती, वर्तमान क्षेत्र देवरिया। पंचाल, राजधानी अहिच्छत्र कापल्य, वर्तमान क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। चेदी, राजधानी शक्तिमती, वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड। कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ, वर्तमान क्षेत्र। कंबोज, राजधानी हाटक राजपुर, वर्तमान क्षेत्र राजगोरी हजारा यूपी। मत्स्य, राजधानी विराटनगर, वर्तमान क्षेत्र जयपुर। सूरसेन, राजधानी मथुरा, वर्तमान क्षेत्र मथुरा। अस्मक, राजधानी पोटली या पोतन, साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद गोदावरी क्षेत्र में। गंधार, राजधानी तक्षशिला, वर्तमान क्षेत्र रावलपिंडी या पेशावर। इसके बाद आइए जानते हैं महाजनपद में कहाँ पे गणतंत्र था, जिसमें से एक था शाक्य कपिलवस्तु, यहीं से महात्मा बुद्ध का जुड़ाव था। कुशीनारा के मल्ल थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे, रामग्राम के कोलिये थे, पावा के मल्ल थे। इसके बाद अलकप्त के बुली और केशपुत के कलाम, पिपली वन के मौर्य, ये जितने भी हम आपको बताएं, यहाँ पर गणतंत्र था। इसके बाद आइए हम लोग चर्चा करते हैं 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे अधिक शक्तिशाली था। यही कारण था कि यहाँ सत्ता संघर्ष के लिए संघर्ष होगा और मगध का इतिहास हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। क्या कारण था कि मगध जो है शक्तिशाली था, तो उसके एक कारण था कि मगध जो था वो लोहे का क्षेत्र था, जहाँ की हथियार बना आसान था, साथ ही चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहाँ की जो है आक्रमण करना जल्दी संभव नहीं था। प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से मगध साम्राज्य जो था शक्तिशाली था। साथ ही साथ मगध जो था व्यापारिक केंद्र था एवं आर्थिक दृष्टि से मगध महाजनपद सबसे मजबूत था। यहाँ पर जो है सत्ता संघर्ष के लिए संघर्ष होता है और मगध का इतिहास हम लोग विस्तार से जानते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं। मगध पर तो शासन करने में हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का नाम आएगा, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे हर्यक वंश से। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश है। इसकी अगर समय सीमा की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व यह हर्यक वंश का शासनकाल है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार जो था वो बुद्ध के परम मित्र थे और जो है बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार की उपाधि जो लिया था वो सौर्णिक की उपाधि लिया था और बिंबिसार की 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक ये शासनकाल रहता है।
बिंबिसार ने विवाह की नीति अपनाई। इसने कौशल की राजा की बेटी से शादी किया। वहां का शासन उस समय प्रसन्नजित था। हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, इसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, और यह गौतम बुद्ध के समकालीन था तथा प्रथम बौद्ध सभा जो है इसी के टाइम पर हुआ था। इसने वज्जी संघ को पराजित किया था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन आता है। उदयन का समय जो है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन काल रहता है। पाटलिपुत्र की स्थापना इसी ने किया था एवं मगध की राजधानी राजगिरी से लेकर पाटलिपुत्र आया था। यह जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक रहता है। उदयन ने जैन धर्म को स्वीकारा, अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक, इसकी स्थापना खुद शिशुनाग ने किया था। इसने जो है अवंती को जीता था और मगध की राजधानी उस समय जो है वैशाली रही थी इसी के टाइम पर। शिशुनाग का पुत्र आता है कालाशोक। इसकी समय सीमा है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। इसने काक वर्ण की उपाधि लिया था। द्वितीय बौद्ध सभा इसी के टाइम पर हुआ था। इसने पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी किया। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन काल रहता है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो काफी अहंकारी था। उसने पाटलिपुत्र के ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। नंद वंश का जो राजा महापद्म नंद था, इसने सबसे पहले कलिंग को जीता था। इसी समय भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला आक्रमण जो हुआ था, ईरानी आक्रमण हुआ था। हकमनी साम्राज्य का था शासक, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 516 ईसा पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, जिसे ईरानी आक्रमण कहते हैं। इसके बाद भारत पर यूनानी आक्रमण होता है। भारत पर यूनानी आक्रमण से जो है गंधार कला शैली का जन्म हुआ, जबकि ईरानी आक्रमण से खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। यूनानी आक्रमण ये विस्तार से जानते हैं। यूनानी आक्रमण में सिकंदर का आक्रमण है। सिकंदर जो था धनानंद का समकालीन था। सिकंदर मकदूनिया का शासन था। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर। तक्षशिला के शासक जो उसमें था, अंबी था, उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिकंदर जो है आगे बढ़ता है और झेलम नदी का तट पर जो है सिकंदर का युद्ध जो होता है पोरस के साथ होता है। पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है, इसमें पोरस की हार होती है। बाद में सिकंदर ने पोरस से जीता हुआ राज्य उसको वापस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मना करने का कारण यह था कि सिकंदर की सेना थक चुका था और उसने जो है नंद वंश जो उसमें था बहुत ही वैभव था। नंद वंश के पास बहुत पैसा था, बहुत ही नाम था। यही कारण है कि सिकंदर वापस चल गया। सिकंदर जो था स्थल मार्ग से आया था और लगभग 19 माह तक वो भारत में रहा था। वापसी के दौरान में जो है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के पास सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के मृत्यु के बाद सिकंदर का सेनानायक था सेल्यूकस निकेटर। उसने जो अधिकार क्षेत्र किया था उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्त करवाया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है। सिकंदर के साथ जो है एरियन नामक यूनानी इतिहासकार आया था। एरियन के अनुसार जो था भारत में दास प्रथा नहीं था। इसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की समय सीमा 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में शिक्षा दिया था। मौर्य वंश का जो स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य रहते हैं। नंद वंश का शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है और मगध पर कब्जा करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो गुजरात में है। इसका मरम्मत अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत को यूनानी से मुक्त करवाया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा। जस्टिन द्वारा
और मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल शब्द करके कहा गया है। इसके बाद जो है यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और उसने एक पुस्तक का रचना करता है जिसका नाम था इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। इसने पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन है इसमें। और इससे पहले हम आपको बता दिए कि 305-304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। सेल्यूकस निकेटर ने ही अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। सारा कुछ चर्चा कर रहे हैं मगध का उदय और महाजनपद काल में, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। इससे पहले जो क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, उसमें सेल्यूकस निकेटर की जो हार होता है उसी की पुत्री थी हेलेना। हेलेना का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, उसी का नाम कौटिल्य है, उसी का नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य की पुस्तक था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो था वो राज्य व्यवस्था की पुस्तक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार की जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन काल रहता है। आइए हम लोग जानते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के समय तक्षशिला और नेपाल के तराई भाग में विद्रोह होता है, जिससे जो है अशोक द्वारा दबाया जाता है। यूनानी राजदूत टाइमेकस इसके दरबार में आता है। यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को अमित घात करता है और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। अशोक जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन काल रहता है। कलिंग पर इसने जो है आक्रमण करता है और 9वें वर्ष में जो है कलिंग पर भीषण नरसंहार देखता है और बौद्ध धर्म की तरफ जो है आकर्षण होता है और इसने जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है और धर्म विजय के प्रचार के लिए अशोक जो है बोधि वृक्ष और लुम्बिनी जाता है, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध का जुड़ाव रहता है। अशोक ने 14 शिलालेखों का निर्माण कराता है। इसमें जो है श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजता है। अशोक के जो है 14 शिलालेख है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। अशोक के जो है 7वां और 8वां शिलालेख में जो है तीर्थ यात्राओं के बारे में वर्णन मिलता है और जो है 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था और अशोक का समकालीन जो मिस्र का राजा था वो टोलमी था या फिलाडेल्फस था। अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। अशोक के बाद उसका पुत्र आता है कुणाल, इसके बाद दशरथ, इसके बाद संप्रीति, इसके बाद सालिसव, इसके बाद लास्ट शासक बृहदत्त। अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है। अशोक के बाद जितने भी राजा आते हैं वो कमजोर रहते हैं और अंतिम शासक जो था बृहदत्त, बृहदत्त की जो सेनापति था पुष्यमित शुंग ने बृहदत्त की हत्या करता है और 185 ईसा पूर्व में मगध पर एक नया वंश यानी कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना करता है। तो आगे जो मेरा वीडियो आएगा उसमें उत्तरवर्ती जो है मगध साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं मौर्य शासन के कला प्रशासन के बारे में। अशोक और जो है दशरथ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आजीविकाओं के लिए गुफाएं बनवाए थे और सुदामा की गुफा बनाए थे, बराबर की गुफा जहानाबाद में है ये भी बनाया था, लोमस ऋषि की गुफा बनाया था, कर्ण चौपर की गुफा बनाया था। ये सारी गुफाओं में अशोक का नाम आता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे मौर्य काल का सामाजिक जीवन के बारे में। मौर्य काल का सामाजिक जीवन 4 वर्ण में बटा हुआ समाज था। मौर्यकालीन समाज में गणिकाओं को सम्मान था, मान्यता प्राप्त था। साथ ही साथ सम्राट जो है महिला अंगरक्षक रखने का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा थी, लेकिन मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसमें दास प्रथा का अभाव दर्शाया गया है।
साथ ही मौर्यकालीन समाज जीवन में घरों में ताले नहीं लगाना ये दर्शाता है कि शांति और अनुशासन का व्यवस्था उल्लेखनीय था। तो ये सब था मौर्य काल की सामाजिक जीवन। इसके बाद आइए हम बात करते हैं मौर्य काल का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या था? तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। भू राजस्व जो है आय का मुख्य स्रोत था। भू राजस्व का 1/6 भाग जो है था। राजकीय भूमि यानी कि सरकारी जमीन जो है सीता अध्यक्ष के देख रेख में कृषि किया जाता था। कृषि, पशुपालन व वाणिज्य को अर्थशास्त्र में वार्ता कहा गया है। और जो है अर्थशास्त्र में जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहा जाता था। और व्यापार में की बात करें तो वस्तु विनिमय व्यापार का माध्यम था, यानी कि एक वस्तु दीजिए और दूसरा वस्तु लीजिए। साथ ही साथ आहत मुद्राओं का यानी कि पंचमार्क सिक्के का प्रचलन था। भारत की सबसे पहले की मुद्रा की बात करें तो आहत मुद्रा थी, लेकिन डी.डी. कौशाम्बी ने पंचमार्क सिक्कों का व्याख्या किया है। मौर्य काल में धार्मिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में जैन धर्म को मानने लगा। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद मौर्य काल में कला के बारे में बात करें तो भारत का जो राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। साथ ही सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। मौर्य काल में स्तंभ पर अखमानी ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद आइए बात करते हैं मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अधिकारी वर्ग को अमात्य कहा जाता था। गृह व वित्त संबंधी कार्य समाहर्ता, कोषाधिकारी, केंद्रीय प्रशासन 18 तीर्थों विभागों में बंटा हुआ था। अध्यक्ष, प्रत्येक विभाग का नियंत्रक अधिकारी, सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि विभाग का अध्यक्ष, पान्याध्यक्ष, विक्रय विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग का अध्यक्ष, आंकड़ाध्यक्ष, खानों विभाग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वन संपदा विभाग का अध्यक्ष था। साथ ही जो है संस्था और संचार, ये जो था गुप्तचर था। एक स्थान पे जो कार्य करता था वो संस्था कहलाता था और घूम घूम कर जगह जगह जाता था वो संचार कहलाता था। संस्था और संचार ये गुप्तचर विभाग था। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे, जबकि फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदष्टा कहते थे। इसके बाद जो है मौर्य समाज 5 प्रांतों में बटा था। प्रांतीय शासक जो था वो कुमार कहलाता था। प्रांत जिलों में बटे थे जिन्हें विस कहते थे। जिलाधिकारी जो है जो विश्वापति या एग्रोनोमी कहलाते थे। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था और नगर प्रमुख नगरक कहलाता था। तो ये था मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था। मेगास्थनीज ने 30 सदस्य वाली नगर परिषद या पौर सभा का उल्लेख किया है, जिसका अधिकारी जो था वो एस्ट्रोनॉमी ये समितियों में बटी थी। इसके बाद रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उससे हमें ज्ञात होता है कि मौर्य शासन जो था वो जल संसाधन पर पर्याप्त ध्यान दिया करता था। मौर्य काल के प्रांत, उसकी राजधानी, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी पद की राजधानी स्वर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली था। तो ये था हमारा महाजनपद काल और मगध। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। आज हम लोगों ने पढ़ा मगध महाजनपद काल के जो है वंश थे, जिसमें हम लोगों ने जाना हड़यक वंश, साथ ही साथ शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बाद हम लोग जानेंगे शुंग वंश, इसके बाद गुप्त वंश, इसके बाद उत्तरवर्ती जितने भी मगध पर शासन करते हैं उन वंशों के बारे में। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। और आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।